हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने अतिसंयुग्मन जो था उसकी अनुप्रयोग देखे थे, जिसमें अपन ने बेटा सबसे पहले एल्कीन का स्थाई देख लिया था कि कैसे एल्कीन का स्थाई अतिसंयुग्मन पे डिपेंड करता है। फिर मैंने आपसे बोला था बेटा कि केस नंबर 2 केस नंबर 3 अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा और दहन की ऊष्मा बताऊँगा। ठीक है, तो आओ वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। केस नंबर 2 जिसमें आज अपन हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा देखेंगे, जिसको अपन इंग्लिश में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अपन HOH। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा बोलते हैं, इंग्लिश में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं बेटा। वही अतिसंयुग्मन का अनुप्रयोग है। अभी कैसे इस्तेमाल होगा अतिसंयुग्मन वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होता क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एल्कीन ली, ठीक है, ये हमारी एल्कीन है। एक अभिक्रिया की बात करता हूँ जिसमें हम लोग एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनीकरण करेंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैंने H2 निकल के साथ करा दी। कितने मोल एल्कीन ली बेटा, मैंने 1 मोल एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण में लेके जा रहा हूँ H2 निकल के साथ। एक वीक पाई बॉन्ड यानी कि एक दुर्बल पाई बॉन्ड तोड़ रहा हूँ और 2 प्रबल सिग्मा बंध बना रहा हूँ हाइड्रोजन जोड़ के, है ना। पाई बंध तोड़ के मैंने 2 प्रबल सिग्मा बंध हाइड्रोजन जोड़ के बना दिए। एक दुर्बल पाई बंध तोड़ा है और एक दुर्बल पाई बंध तोड़ के 2 प्रबल सिग्मा बंध बनाऊंगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, एनर्जी निकलेगी सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, निकाय क्या हो रहा है हमारा, स्टेबल हो रहा है, स्थायी हो रहा है। तो वो जो ऊष्मा बाहर निकलेगी डेल्टा H, वो क्या होगी बेटा हमारी HOH होगी, वो हमारी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी। क्यों? क्योंकि हमने कौन सी अभिक्रिया की है, अपन ने हाइड्रोजनीकरण कराया बेटा। तो हाइड्रोजनीकरण के दौरान निकलने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। तो हमारे लिए परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा हमारी, 1 मोल एल्कीन पर हाइड्रोजनीकरण या 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करने पर निकलने वाली ऊष्मा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। ध्यान रहे बेटा, 1 मोल एल्कीन की बातें चल रही है। ठीक है, तो 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करने पर जो ऊष्मा निकलेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा कहलाएगी। इसमें बेटा इस केस के अंदर 3 केस है, 3 केस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर सवाल लगाएंगे, उसमें अतिसंयुग्मन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस नंबर 2 का जो फर्स्ट केस है वो देख लेते हैं बेटा। समावयवी एल्कीन के लिए, समावयवी एल्कीन के लिए कैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि हमारी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा हम समावयवी एल्कीन के लिए करेंगे, वो डिस्कस करते हैं इस केस में। जैसे मान लो मैंने एक स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ बनाया, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को रख दिया बेटा। मैं 3 एल्कीन ले रहा हूँ, एक एल्कीन मैंने ये ली, एक एल्कीन मैंने ये ली और एक एल्कीन मैंने ये ली। जितनी ज़्यादा एल्कीन स्थायी होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी कम होती है। सबसे ज़्यादा स्थायी एल्कीन कौन सी है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, फिर कौन सी है सिस 2 ब्यूटीन, फिर कौन सी है 1 ब्यूटीन। क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ 6 और इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका था, स्पेशल केस के रूप में लिखाए थे बेटा कि ट्रांस वाला सिस से ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसमें वांडरवाल विकर्षण आ रहा है सिस में। खैर, उससे मतलब नहीं है। जब मैं इस एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करूँगा, इन एल्कीन्स का हाइड्रोजनीकरण करूंगा, इसकी अभिक्रिया में H2 निकल के साथ कराऊंगा, इसकी भी H2 निकल के साथ कराऊंगा और इसकी भी H2 निकल, या कोई भी मेटल ले लो, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, तो ये किस में बदलेगा बेटा, ब्यूटेन में। यानी कि सबके सब कैसे आ रहे हैं बेटा, हाइड्रोजनीकरण करने के बाद सबके सब किस में बदल जा रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन में बदल जा रहे हैं। फर्क किस चीज का आ रहा है कि बेटा ये कम स्थायी था इसलिए यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा निकली है, ये ज्यादा स्थायी था इसलिए कम निकली, और सबसे ज्यादा स्थायी था इसलिए सबसे कम निकली है। और ये जो ऊर्जा, जो ऊष्मा यहाँ से निकली है, उस ऊर्जा को ही बेटा अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा बोलते हैं। तो HOH जो है, अगर समावयवी एल्कीन लिए हुए हैं तो HOH जो है जितनी कम एल्कीन स्थायी होगी, देखो सबसे कम एल्कीन ये वाली स्थायी है इसलिए इसके लिए
सबसे ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निकली है, ये सबसे ज़्यादा स्थायी इसलिए इसके लिए सबसे कम हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निकली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब सवाल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, एल्कीन के स्थायी का क्रम लिख लूँगा और उसका उल्टा क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा जो मेरे लिए सूत्र निकल के आ रहा है, मेरे लिए फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा जो है वो व्युत्क्रम अनुपाती है समावयवी एल्कीन के स्थायी के लिए। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समावयवी एल्कीन की बात कर रहा हूँ। तो समावयवी एल्कीन के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती जो है वो हमारी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा आ रही है। जितनी ज़्यादा एल्कीन स्थायी होगी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी कम निकल के आएगी बेटा। सबसे पहला केस हमारे लिए है समावयवी एल्कीन के लिए। कैसे निकाला समझ में आया, स्थितिज ऊर्जा जिसकी जितनी ज़्यादा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा निकल के आएगी, क्योंकि वो एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी है, उसको स्थायी होने के लिए उतनी ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निकलेगी सिस्टम से बाहर। ठीक है, बात समझ में आती है। ये पहला केस था। सेकंड केस, तीनों केस मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर उन तीनों को कंपाइल करके हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये पहला केस था बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। दूसरा तीसरा बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरा केस नंबर सेकंड का दूसरा पार्ट जो है कि जितने अधिक पाइबंद होंगे, जितने अधिक पाइबंद होंगे उतनी अधिक हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी। ये क्या बात हुई? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, जितने ज़्यादा पाइबंद होंगे उतने ज़्यादा पाइबंद टूटेंगे और उनकी जगह उतने ज़्यादा नए सिग्मा बंद बनेंगे, और जितने ज़्यादा सिग्मा बंद बनेंगे बेटा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा बाहर निकलेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एल्कीन ली और एक बार मैंने ये एल्कीन ली, ठीक है, एक बार मैंने पाई सिग्मा पाई संयुग्मन में ले लिया, दो एल्कीन ले ली, एक बार एक एल्कीन ले ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, हाइड्रोजनीकरण करा रहा हूँ और इसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ, हाइड्रोजनीकरण करा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ऊर्जा बाहर निकलेगी बेटा, यहाँ पर एक पाई बंद टूट के दो सिग्मा बंद बनेंगे, दो सिग्मा बंद बनेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन में बदल जाएगा, और यहाँ पर जो ऊर्जा निकल रही है बेटा वो कितनी निकल रही है, -120 किलो जूल पर मोल ऊर्जा सिस्टम से बाहर निकल रही है। अब एक पाइबंद तोड़ने पर -120 निकली, तो दो पाइबंद तोड़ने पर कितनी निकलनी चाहिए थी, -240। हालांकि यहाँ पे -232 किलो जूल पर मोल ही निकलती है, क्योंकि बेटा 8 किलो जूल पर मोल जो है वो ऑटोमेटिकली पहले ही सिस्टम से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अनुनाद मौजूद है। अनुनाद के कारण ये यौगिक पहले से ही स्थायी हो रखा था। तो जो 8 किलो जूल पर मोल ऊर्जा सिस्टम से पहले बाहर निकली है वो किसके नाम पे बाहर निकली है, वो निकली है अनुनाद ऊर्जा के नाम पे बाहर। खैर उससे फर्क नहीं पड़ रहा, -120 एक के लिए निकली थी तो -240 दो के लिए निकलनी थी, लेकिन यहाँ पे अनुनाद हो रहा है तो यहाँ पर कितनी निकली बेटा, -232 निकली, 8 किलो जूल कहीं चली गई यूँ मान लो, ठीक है। तो निकली किसमें ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा पाइबंद थे उसमें ज़्यादा निकली, जिसमें कम पाइबंद थे उसमें कम निकली। 3 पाइबंद होते तो और ज़्यादा निकलती। तो वही वाली बात है कि जितने अधिक पाइबंद की संख्या होगी उतनी ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। दूसरे तरीके से समझ लो भाई, यहाँ पे पाइबंद थे तो यहाँ पर 2 सिग्मा बंद बने, एक पाइबंद तोड़ के, यहाँ पर पाइबंद 2 थे तो 4 सिग्मा बंद बने। अब 4 सिग्मा बंद बने बेटा तो 4 की ऊर्जा निकलेगी, पहले 2 की ऊर्जा निकल रही थी, ठीक है। एक वीक पाइबंद टूट के 2 प्रबल सिग्मा बंद बन रहे थे, यहाँ पे 2 दुर्बल पाइबंद टूट के 4 सिग्मा बंद बने प्रबल वाले, तो ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, ऑब्वियसली बात है। तो जितने अधिक, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो समानुपाती आती है पाइबंद की संख्या के। जितनी अधिक पाइबंद की संख्या होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा होगी। दूसरी चीज़ अपने लिए काम की आ गई यहाँ से कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो पाइबंद की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है। पहला केस हमारे लिए क्या था, समावयवी एल्कीन के लिए। दूसरी बात क्या आ गई, जितने अधिक पाइबंद होंगे उसके लिए, ठीक है। तीसरा केस क्या है बेटा, तीनों केसेस को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि तीनों केस हम लगा पाए क्वेश्चंस में। थर्ड क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल हाइड्रोजन, है ना, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा पर मोल
हाइड्रोजन, पर मोल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। जो अभी पहले उदाहरण लिया था मैंने HOH का पाई बंद ज़्यादा वाला, वही वाला उदाहरण वापस से ले रहा हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने 2 पाई बंद बनाए, यहाँ पर मैंने 1 पाई बंद बनाया। इसके लिए बेटा -120 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकल रही थी। अगर मैं पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो यहाँ पर कितने मोल H2 का इस्तेमाल हुआ होगा इस पाइबंद को खत्म करने के लिए, 1 मोल का। इसलिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, -120/1। जबकि यहाँ पर कितनी निकल रही थी बेटा, -232 किलो जूल पर मोल निकल रही थी। लेकिन जब मैं इसमें HOH पर मोल, यहाँ पर भी कौन सी है बेटा, पर मोल हाइड्रोजन, HOH पर मोल हाइड्रोजन निकालूंगा तो कितनी आएगी बेटा, -232। क्योंकि यहाँ पे 2 पाइबंद थे तो कितने मोल हाइड्रोजन के इस्तेमाल हुए होंगे, 2। तो यहाँ पे 2 से गुना भाग कर दूंगा तो क्या जाएगा, -116 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकलेगी प्रत्येक पाइबंद के लिए, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बात निकल के आई बेटा सामने कि जितना अधिक यौगिक स्थायी होगा उतनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा पर मोल हाइड्रोजन सिस्टम से बाहर निकलेगी। ज्यादा स्थायी कौन सा था, पाई सिग्मा पाई, इसमें अनुनाद हो रहा था, इसमें कोई अनुनाद नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि HOH पर मोल हाइड्रोजन, है ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल हाइड्रोजन या हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा पर मोल हाइड्रोजन जो आ रही है वो किसके व्युत्क्रम अनुपाती आ रही है, एल्कीन के स्थायी या यौगिक के स्थायी बोल देते हैं अपन तो सीधे, यौगिक के स्थायी या एल्कीन के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती आ रही है। ठीक है, जितना ज्यादा यौगिक स्थायी होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल हाइड्रोजन उतनी ही कम आएगी। यहाँ पे 116 आ रही है, यहाँ पे 120 आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज अपने पास ही आ गई। पर मोल हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यौगिक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती आएगी, पहली चीज। सबसे पहली चीज क्या थी, समावेवी एल्कीन की बात करी थी, तो जितना ज्यादा समावेवी एल्कीन स्थायी होगा उसकी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा उतने कम आएगी। दूसरी बात अपन ने क्या करी थी बेटा, दूसरी बात करी अपन ने कि जितने अधिक पाइबंद होंगे उतनी हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निकलेगी। तीसरी बात क्या करी, पर मोल हाइड्रोजन के लिए निकाला। तो पर मोल हाइड्रोजन के लिए क्या देखा, जितना ज्यादा एल्कीन स्थायी होगी या जितना ज्यादा यौगिक स्थायी होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी कम निकल के आएगी, क्योंकि पर मोल हाइड्रोजन की बात चल रही, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले ही किसी ना किसी चीज के लिए वो निकल चुकी होगी। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक नोट डाउन करो पहले, फिर इसके ऊपर सवाल करते हैं बेटा। लिख लिया होगा बेटा। अब हम लोग है ना क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेटा इसके ऊपर। ठीक है, आपको जिस तरह से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको एल्कीन के स्थायी की तुलना करने के लिए सवाल दिए थे, इस लेक्चर में मैं आपको बेटा क्या दे रहा हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की तुलना करने के लिए दूंगा। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो छोटा सा ही है बेटा। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा की तुलना करें, HOH की तुलना करें। बहुत सिंपल है बेटा, आपको क्या करना है, आपको पहचानना है उन तीनों केस में से कौन सा केस लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्कीन के स्थायी का क्रम लिख दो, उसको उल्टा क्या आ जाएगा, HOH का क्रम। बस ध्यान रहे केस नंबर सेकंड वाला आएगा तो जितने अधिक पाइबंद होंगे उसको सबसे पहले रख देना। एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगा इसी। वही घिसे पिटे से सवाल है जो एल्कीन के स्थायी के लिए मैंने पहले कराए थे। ठीक है, अब एल्कीन का स्थायी इस्तेमाल होगा बेटा इसमें, समझ रहे हो आप, एल्कीन का स्थायी इस्तेमाल होगा। तो एल्कीन का स्थायी किस बात पे डिपेंड कर रहा था, अतिसंयुग्मन, इसलिए ये अतिसंयुग्मन का अनुप्रयोग है। तो पहले एल्कीन का स्थायी निकालोगे तब जाके HOH आएगा। समझ रहे हो बात को, करो। जब तक मैं सवाल लिख रहा हूँ सारे ऊपर वाले सवाल हो जाने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एल्कीन का स्थायी निकाल लोगे, जिससे आपकी वो वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इसका आंसर भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, 3 सवाल ट्राई करो, बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 सवाल ट्राई करते रहना।
चलो ये 3 सवाल ट्राई किए बेटा आप लोगों ने, इधर पोज करके ट्राई कर लो, ठीक है ना। 3 सवाल, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं भैया? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा? 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो अगर मैं स्थाई की बात करूं बेटा, तो स्थाई क्या निकल के आएगा? सबसे ज़्यादा ए, फिर सी, फिर बी। ये पिछली कक्षा में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अब मेरे को तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से लेना देना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों एल्कीन जो है वो एक दूसरे की समावेवी है क्या? हाँ बिल्कुल समावेवी है, क्योंकि 4 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पर एक एल्कीन आ रही है, डी यू सबका सेम है, और यहाँ पर जो इनका अनुसूत्र आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, लेकिन जब मैं IUPAC नाम लिखूंगा सबके अलग आ जाएंगे। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूँ तो ये समावेवी एल्कीन के स्थाई के उल्टे क्रम में आती है। तो पहले मैंने स्थाई लिख लिया, जिससे मेरे लिए आसानी हो गई। अब मेरे को आंसर लिखना है तो उल्टा कर दूंगा, BCA। ये आ गया सीधे सीधे। अगर आप उल्टा सोचते हो तो आपको थोड़ी कठिनाई होती है। जैसे 1 से 100 तक गिनती बोलना आसान है, लेकिन 100 से 1 तक गिनती बोलना मुश्किल है। बस वही वाली बात है। तो पहले 1 से 100 लिख लो, फिर उल्टा लिख बोलना है देख के। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा इसमें। यहाँ पर ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ पर ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। अगर मैं इसमें स्थाई की बात करूँ बेटा, तो स्थाई सबसे ज़्यादा ए का, फिर सी का, फिर बी का आ रहा है। तो अगर मैं HOH की बात करूँगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। बोल ही नहीं रहे यार आप लोग। बी, फिर सी, फिर ए आ जाएगा। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये अल्फा, इस एल्काइन के सापेक्ष, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये अल्फा है केवल, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा। तो स्थाई का क्रम क्या हो जाएगा? A ग्रेटर देन B। तो HOH का क्रम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि B ग्रेटर देन A। ठीक है, एक सेकंड ज़्यादा लगेगा स्थाई लिखने में, ठीक है, लेकिन आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 4th और 5th ट्राई करो बेटा, 4था और 5वां ट्राई करो पोज करके। चलो यहाँ पर देखूंगा तो इसके लिए 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा। ये अल्फा, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये अल्फा, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये अल्फा, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। और यहाँ पे तो अनुनाद आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं स्थाई का क्रम लिखूंगा बेटा, तो स्थाई का क्रम क्या आ जाएगा मेरे लिए? सबसे ज्यादा स्थाई तो ई वाला है, क्योंकि उसमें अनुनाद आ रहा है पाई सिग्मा पाई का। फिर इन तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और डी सबसे आखिरी में आएगा क्योंकि उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए बी सी में मैं देखूंगा तो सबसे ज्यादा स्थाई कौन सा बेटा? सी, क्योंकि इसमें याद करो 1 डिग्री से 1 डिग्री ऋणायन जाता था, पिछली कक्षा में बताया था स्पेशल केस में। फिर सी के बाद कौन सा आएगा बेटा? बी, क्योंकि ट्रांस वाला है, ये सिस वाला है, यहाँ पे 2 मिथाइलों में विकर्षण लग रहा होगा वान डेर वाल वाला। फिर ए आ जाएगा बेटा, फिर डी आ जाएगा। ये तो स्थाई का क्रम आया। अब HOH का क्रम क्या हो जाएगा बेटा? HOH का क्रम जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन मैं ई वाले को सबसे आगे लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि दूसरे वाले केस में जितने अधिक पाइबंद की संख्या होगी उसका HOH उतना ज्यादा निकल के आएगा। तो इसमें 2 पाइबंद है, बाकी सब में 1 पाइबंद है, तो 2 पाइबंद वाला सबसे पहले आएगा, है ना। दिमाग लगा के आंसर करना है, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो अपन ने इससे नकल करके लिखा तो, लेकिन सबसे पहले ई को लिखा। ई को क्यों लिखा? क्योंकि उसमें पाइबंद की संख्या ज्यादा है। अब सी बी ए डी को उल्टा कर दूंगा, डी ए बी सी, क्योंकि वो तो सब कैसी हैं? समावेवी एल्कीन है। तो आंसर आ गया मेरा, उल्टा करके लिख दिया बाकी का आइटम। फिर 5वां और 5वें में बात करूं मैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? अनुनाद आ रहा है। ये पाइबंद जो है वो इस बेंजीन के साथ कैसी है? अनुनाद में है। और यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो अनुनाद प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। इस एल्कीन के लिए बोल रहा हूँ मैं। फिर इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये अल्फा केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कोई अनुनाद नहीं आ रहा। तो अगर मैं स्थाई की बात करूं बेटा, तो स्थाई तो किसका ज्यादा आ रहा है? ए का, बी से ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब मैं HOH की बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों समावेवी एल्कीन है, तो बताओ कौन ज्यादा आएगी हमारी? बी ग्रेटर देन ए ज्यादा आएगी। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है,
ये आपका डी है, ये आपका ई है, ये आपका एफ है। आपको बताना है इसमें एक तो स्थाई भी बता दो और एचओएच भी बता दो, दोनों काम हो जाएगा अपना। स्थाई और एचओएच दोनों का क्रम निकालना है बेटा। पोज करो और सवाल करो, है ना, पोज कर लो क्योंकि ये लंबा सवाल है, आराम से टाइम लेके पोज कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, स्थाई का क्रम बताओ सबसे पहले। तो स्थाई में बेटा यहाँ पे देखूंगा तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तीन तीन पाई में संयुग्मन आ रहा है, तो इसमें तो अनुनाद भयंकर रूप से हो रहा है ना, ज्यादा अनुनाद, ज्यादा आर लिख लो, ठीक है, ज्यादा अनुनाद हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई अनुनाद हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो अनुनाद चल रहा है बेटा। उसके अलावा ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, यहाँ तक तो अनुनाद चल रहा है बेटा, और ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह काउंट होंगे, यानी कि रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यानी कि यहाँ अनुनाद तो नहीं है, लेकिन ये अल्फा है और ये अल्फा है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे पाई और पाई, ठीक है, कितने पाई आ रहे हैं, 2 ही पाई आ रहे हैं बेटा, ये अल्फा है आपका, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। फिर पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये पाई, तो ये अल्फा, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा ए वाला आ जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अनुनाद है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, बी के बाद सी के बाद डी, क्योंकि 5 अल्फा है। फिर कौन सा आ जाएगा, एफ, और एफ के बाद कौन सा आ जाएगा, ई। ये आ गया आपका किसका क्रम बेटा, स्थाई का क्रम आ गया। ए में सबसे ज़्यादा अनुनाद है, फिर बी में अनुनाद प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए उसको लिखा। फिर सी में रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सी को लिखा। फिर डी में 5 है, और एफ में 4 है, और ई में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अब मैं एचओएच का क्रम लिख रहा हूँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन उल्टा करने से पहले ए को सबसे आगे रखना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पाइबंद की संख्या है। बाकी सब में 2 पाइबंद आ रहे हैं, उसमें 3 पाइबंद आ रहे हैं बेटा, तो 3 पाइबंद वाले को आगे रख दिया, बाकी का क्रम पूरा का पूरा कैसा कर देंगे, उल्टा। ई एफ डी सी बी, बात समझ में आ रही है। ये आपका एचओएच का क्रम आ गया, है ना, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का क्रम आ गया। तो आप वो सारे सवाल जो पिछली क्लास में मैंने आपको कराए थे स्थाई वाले, वो सारे सवाल आप एचओएच के लिए दोबारा से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो एल्कीन का स्थाई आ रहा है उसका उल्टा क्या आ जाएगा, एचओएच का। बस एक चीज का ध्यान रखना है बेटा कि जितनी ज्यादा पाइबंद की संख्या आएगी उतना ज्यादा एचओएच होगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ये हो गया हमारा एचओएच खत्म, यानी कि अति संयुग्मन का इसमें अपन ने बेहतरीन रूप से उपयोग किया है, इसलिए अति संयुग्मन का अनुप्रयोग था। बात समझ में आ गई आपको। एचओएच निकालना हमने सीख लिया, यानी कि हमने जो है अति संयुग्मन का दूसरा अनुप्रयोग सीख लिया। तीसरा अनुप्रयोग में हीट ऑफ कंबशन जो है, यानी कि दहन की ऊष्मा, वो अभी बता रहा हूँ, जब तक आप नोट डाउन करो इसको। हाँ भाई, तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो हीट ऑफ कंबशन है, ठीक है, दहन की ऊष्मा, ठीक है ना। रावण दहन करते हैं अपन लोग, बस वही वाला दहन है, रावण दहन करेंगे और उसकी ऊष्मा निकालेंगे अपन। यह बहुत गंदा हो गया भाई, कोई बात नहीं, चलो यार। नेक्स्ट बेटा जो हमारे लिए है वो है दहन की ऊष्मा, यानी कि हीट ऑफ कंबशन। इसको भी इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एचओसी, ठीक है ना। एचओसी मतलब हीट ऑफ कंबशन, है ना। हमारे लिए आसानी हो जाती है छोटे में लिखने में, इसलिए हीट ऑफ कंबशन लिखेंगे, ठीक है। अब दहन की ऊष्मा क्या होती है, कोई भी जैसे कार्बनिक यौगिक है CxHy मान लो, इसकी रिएक्शन X + Y/4O2, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने को क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। और उस दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, दहन की ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आपको कंबशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, आपको ये लिखनी आनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए बेटा। CxHy X + Y/4O2 XCO2 + Y/2 H2O, ठीक है।
और मैं आपको बताऊं ये आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बेहतरीन रूप से काम आएगी ये रिएक्शन। आप x को n में और y को n में बदल सकते हो, CnH2n+2 x की जगह n रख दो, y की जगह 2n+2 रख दो, तो n के टर्म में ये रिएक्शन निकल के आ जाएगी। खैर ये कंबशन रिएक्शन है बेटा, ये दहन की अभिक्रिया अपने पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी कार्बनिक यौगिकों को गर्म करने पर जो ऊष्मा बाहर निकलती है, किस रूप में बाहर निकल रही है बेटा, CO2 के रूप में बाहर निकल रही है। किस रूप में बाहर निकल रही है, CO2 के रूप में बाहर निकल रही है। उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं बेटा, अपन दहन की ऊष्मा बोलते हैं, यानी कि हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। समझते हैं बेटा, सबसे पहला केस तो हम वही लेंगे समावेवी एल्कीन्स के लिए, समावेवी एल्कीन के लिए आप परिभाषा लिख लेना, दहन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा दहन की ऊष्मा कहलाती है। सिंपल है ना, इतना कोई लोचा नहीं है परिभाषा में, इसलिए मैंने लिखाई भी नहीं। समावेवी एल्कीन के लिए बात करते हैं, वही स्थिति ऊर्जा का ग्राफ बनाएंगे बेटा। यह हमारी स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 4-5 यौगिक ले रहा हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले एल्कीन ये ले ली, फिर मैंने एल्कीन आपकी ये ले ली, फिर मैंने एल्कीन ये ले ली, और फिर मैंने आपकी एल्कीन ये ले ली। सबको मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूँ, सबको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूँ। बैलेंस करेंगे तो 6 ऑक्सीजन इस्तेमाल आएंगे, ठीक है। आप लोग उससे निकाल के देखना कि 6 आते हैं कि नहीं आते। और जब गर्म करने के बाद जो फाइनल हमारे पास CO2 और वाटर बनेगा वो 4 CO2 बनेंगे और 4 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। 4 CO2 4 पानी के मॉलिक्यूल। भाई 4 CO2 क्यों बन रही है, क्योंकि कार्बन ही 4 लिए, 4 कार्बन लूंगा तो 4 ही तो CO2 बनेगी। इस प्रकार से सभी जगह पे 4 CO2 प्लस 4 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। बैलेंस करोगे अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये इसकी स्थिति ऊर्जा सबसे अधिक है तो ये सबसे कम स्थायी है, इसकी स्थिति ऊर्जा सबसे कम है तो ये सबसे अधिक स्थायी है, और इसकी स्थिति ऊर्जा सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे कम स्थायी है ना। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 है या 6 है, 6 है। इन तीनों के स्पेशल केस में मैं आपको एल्कीन के स्थायी में पहले बता चुका हूँ कि इसका स्थायी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, तो जब मैं इसका दहन करूँगा, दहन करने के बाद जो कन्वर्ट हो रहा है वो तो कन्वर्ट तो 4 CO2 और 4 पानी में हो रहा है। चारों को गर्म करके देख लो, चारों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो बनेगा क्या, 4 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 वाटर के वो बनेंगे आपके मॉलिक्यूल, ठीक है। सब में 6 ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। मुद्दा क्या है, जो जितना अधिक स्थायी होगा उसके दहन के दौरान उतनी कम ऊष्मा निकलेगी। भाई इसको थोड़ी ना मतलब है मेरे पास ये है, स्थिति मेरी ये है, उससे लेना देना नहीं है। सबको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं तो सब CO2 और पानी में तब्दील हो रहे हैं। जो जितना कम स्थायी होगा वो ड्यूरिंग दहन के दौरान उतनी अधिक ऊर्जा निकालेगा। जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतनी कम ऊष्मा निकालेगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से अपन एक सूत्र निकाल सकते हैं कि जो दहन की ऊष्मा है हमारी ये सबसे कम स्थायी है, इसलिए यहाँ पर दहन की ऊष्मा सबसे अधिक निकल रही, क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ट होके आ रहा है। चारों के चारों सेम स्थिति पे आ रहे हैं बेटा, 4 CO2 प्लस 4 वाटर। जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा उसके दहन के दौरान उतनी कम ऊर्जा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे वही वाली बात आएगी कि जितनी ज़्यादा एल्कीन स्थायी होगी उसकी दहन की ऊष्मा उतनी कम होगी। तो यहाँ बोल सकते हैं कि समावेवी एल्कीन के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती है हीट ऑफ कंबशन। जैसे HOH था बिल्कुल HOC वैसा का वैसा ही है। जितनी ज्यादा आपकी समावेवी एल्कीन स्थायी होगी उतनी कम HOH निकलती है। उसी तरह से समावेवी एल्कीन जितनी ज्यादा स्थायी होगी हीट ऑफ कंबशन भी उतनी कम निकलेगी, क्योंकि दहन हो रहा है। सिंपली जो ज्यादा स्थायी है उसकी ऊर्जा वैसे ही कम थी तो उतनी ऊर्जा निकलेगी जितनी थी, ठीक है ना। सबसे पहला केस ये था बेटा अपने लिए। वही 3 केस इसमें भी है, जैसे HOH में 3 केस थे। तीनों केस पढ़ने के बाद अपन सवाल में अप्लाई करेंगे, और जब सवाल में अप्लाई करेंगे वही अपने लिए मेन मैटर है, ठीक है ना। जैसे HOH के सवाल किए थे वैसे HOC के सवाल है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सेकंड केस क्या है बेटा हमारे लिए, वहां पे अपन बोलते थे कि जितने अधिक पाइबंद होंगे उतने ज्यादा HOH निकलेगी, क्योंकि पाइबंद तोड़ के अपन 2 सिग्मा बंद बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा हम दहन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पाइबंद पे हाइड्रोजन तो जोड़ नहीं रहे। यहाँ पे मैं बोलूंगा बेटा कि जितने ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उतनी ज्यादा दहन की ऊर्जा निकलेगी। बताओ क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा CO2 निकलेगी। भाई अगर कार्बन की संख्या 4 है तो 4 CO2 निकलेगी, 6 है तो 6 CO2 निकलेगी। तो जितनी ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी उतनी ज़्यादा दहन की ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि दहन की ऊर्जा किस फॉर्म में निकल रही है, CO2 के फॉर्म में निकल रही है। तो जितने ज़्यादा
हमारे पास CO2 के अणु निकल के आएंगे उतनी ज़्यादा दहन की ऊर्जा होगी। तो सीधी सीधी बात ये बोल देता हूँ कि जितने अधिक कार्बन की संख्या होगी उतनी अधिक HOC होगी। ठीक है, इस बात को प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन लिया और एक बार मैंने साइक्लोप्रोपेन लिया। ठीक है, इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करा तो ये किस में बदलेगा बेटा, यहाँ पे 6 कार्बन थे तो 6 CO2 तो निकलेगी, सही। ठीक है, तो इसके दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी निकलती है, -600 किलो जूल पर मोल निकलती है बेटा। कितनी निकलती है, 600 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है यहाँ से। 6 कार्बन के लिए 600 निकली है तो 3 कार्बन के लिए कितनी निकलनी चाहिए बेटा, 3 कार्बन के लिए 300 निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 350 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकलती है। वहाँ 600 निकल रही थी, यहाँ पे 350 निकल रही। निकलनी कितनी चाहिए थी बेटा, 300, लेकिन निकल कितनी रही है, 350। क्यों, उसका रीजन भी देख लो। अगर मैं बोलता हूं कि ये यौगिक स्थिति ऊर्जा में यहां पर होना चाहिए था, मान लो, है ना, ये यौगिक स्थिति ऊर्जा में यहां पर होना चाहिए था, लेकिन इस यौगिक में क्या आ रहा है, कोण तनाव, जबकि साइक्लोहेक्सेन में कोई कोण तनाव नहीं है। तो कोण तनाव के कारण ये अपने आप में और ज्यादा अस्थायी होगा कि नहीं होगा, और ज्यादा अस्थायी होगा। तो यहाँ के बजाय बेटा थोड़ा सा ऊपर एग्जिस्ट करता है कोण तनाव के कारण। अब कोण तनाव के कारण अस्थायी तो है, लेकिन जब मैं दहन करूंगा तो दहन को थोड़ा ना पता है कि कोण तनाव के कारण अस्थायी है या किस कारण से अस्थायी है। वो तो जब गर्म करने पर जो ऊर्जा निकलेगी वो पूरी की पूरी ऊर्जा किस में काउंट होगी बेटा, वो पूरी की पूरी ऊर्जा दहन की ऊर्जा में काउंट होगी। तो वो कोण तनाव वाली जो भी फलाना डिग्ना उसके अंदर ऊर्जा आ रही है वो सारी की सारी किस में बदल जाएगी बेटा, दहन की ऊर्जा में बदल जाएगी। जो इसके अस्थायी ऊर्जा जितनी भी आ रही है वो सारी किस में बदल जाएगी, दहन की ऊर्जा में बदल जाएगी। तो होनी तो 300 किलो जूल पर मोल चाहिए थी, लेकिन 350 इसलिए आ रही क्योंकि ये कोण तनाव के कारण थोड़ा सा अधिक अस्थायी है, इसलिए 350 किलो जूल पर मोल जो ऊर्जा है इसकी कोण तनाव के कारण है। लेकिन वो भी किस में काउंट होगी, क्योंकि दहन हो रहा है तो दहन के दौरान निकली है, इसलिए दहन के दौरान ही काउंट होगी। तो हीट ऑफ कंबशन अगर मैं बात करूं बेटा, तो जितने ज़्यादा कार्बन के मेरे पास अणु आ रहे हैं, परमाणु आ रहे हैं, जितने कार्बन के मेरे पास परमाणु आ रहे हैं उतने ही ज़्यादा मेरे पास क्या निकल रही है, दहन की ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पर 600 निकल रही है, यहाँ पे 350 निकल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हीट ऑफ कंबशन जो है वो किसके समानुपाती आ रही है, कार्बन की संख्या के। जितने ज़्यादा यौगिकों में कार्बन की संख्या होगी उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी ही अधिक होगी। सिंपल है। तो दूसरी बात वहां पे क्या आ रहा था कि जितने ज्यादा पाइबंद की संख्या होगी उतने पाइबंद टूट के प्रबल सिग्मा बंध बन रहे थे। तो जितने ज्यादा पाइबंद की संख्या थी उतनी ज्यादा बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल रही थी। यहाँ पे जितने ज्यादा कार्बन की संख्या उतनी ज्यादा दहन की ऊर्जा निकल रही, दहन की ऊष्मा निकल रही है। 2 केस पढ़ा दिए, तीसरा केस इधर पढ़ा देते हैं बेटा। तीसरा केस आप समझ ही गए होंगे कौन सा होगा। तीसरा केस होगा पर मोल वाला। ठीक है, जैसे वहां पे HOH पर मोल हाइड्रोजन की बात करी थी, यहाँ पे किसकी बात करेंगे बेटा, कार्बन की। ठीक है, तो तीसरा केस क्या है हमारे लिए, हीट ऑफ कंबशन पर मोल कार्बन, यानी कि दहन की ऊर्जा पर मोल कार्बन की बात कर रहे हैं। वही वाला एग्जांपल लेते हैं अभी जो लिया था, साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं। इसका मैंने दहन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है बेटा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैंने इसका दहन किया तो यहाँ पे 600 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही थी, जबकि यहाँ पे कितनी निकल रही थी, 350 किलो जूल पर मोल ऊर्जा निकल रही थी। तो यहाँ पर 6 कार्बन थे तो 600 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 100। और यहाँ पर 350 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 100 से तो अधिक ही आएगी बेटा। यार बताओ 100 से अधिक आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी, लगभग 1 और 6, 116 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो 116 पॉइंट समथिंग 100 से ज़्यादा है कि नहीं है। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा। तो पर मोल कार्बन किसके लिए ज़्यादा आ रहा है, जो यौगिक ज़्यादा अस्थायी है। अस्थायी किसी भी कारण से हो सकता है बेटा, हो सकता है कोण तनाव के कारण अस्थायी हो सकता है किसी और कारण से अस्थायी हो। अस्थायी है तो वो भी किस में काउंट हो रही है बेटा, हीट ऑफ कंबशन में काउंट हो रही है। और अगर मैं पर मोल की बात करूंगा तो पर मोल के दौरान उसकी ऊर्जा ज़्यादा निकल के आएगी। तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल कार्बन की बात करूंगा तो वो किसके
व्युत्क्रम अनुपाती आ रही है बेटा यौगिक के स्थायी के। जितना ज़्यादा यौगिक स्थायी होगा उसकी हीट ऑफ कंबशन उतनी कम निकल के आएगी। तो सीधी सीधी अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, यौगिक का स्थायी का क्रम निकालेंगे, उसका उल्टा करेंगे तो हीट ऑफ कंबशन पर मोल कार्बन आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल पहले केस की तरह है। पहले केस में भी क्या देखा था, लेकिन वहाँ समावेवी की बात करी थी। समावेवी एल्कीन के व्युत्क्रम अनुपाती थी हीट ऑफ कंबशन। ये क्या है, यौगिक के स्थायी के व्युत्क्रम अनुपाती पर मोल वाली। और सेकंड केस देखा अपन ने कि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतने ज़्यादा CO2 निकलेगी, तो हीट ऑफ कंबशन कार्बन पे भी डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई। जिस तरह से HOH किस पे डिपेंड करती थी, जितने अधिक पाइबंद की संख्या होती थी उस पर। हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड कर रही है, जितने अधिक कार्बन की संख्या होगी उस पर। अब बस कुछ नहीं है बेटा, अब इसको अप्लाई करेंगे, इसमें क्वेश्चन करेंगे जैसे अपन ने अभी HOH के क्वेश्चन किए थे वैसे HOC के करेंगे। वही क्वेश्चन एल्कीन के स्थायी में भी वही थे। तो आप चाहो तो जितने भी एल्कीन के मैंने क्वेश्चन कराए थे स्थायी वाले, अतिसंयुग्मन वाले, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन और ज़्यादा ऐड करूँगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर अपन करते हैं। चलो, तो 3 केस पढ़ लिए बेटा अपन ने। एक केस तो अपन ने देख लिया कि हीट ऑफ कंबशन किस पे व्युत्क्रम अनुपाती है, समावेवी एल्कीन के स्थायी के लिए। दूसरा देखा, जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या होगी उतना हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा, दहन की ऊर्जा या दहन की ऊष्मा ज़्यादा होगी। तीसरा परमोल कार्बन वाली बात कर ली। अब अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि HOC की तुलना करें, है ना, दहन की ऊष्मा की तुलना करें। कुछ सवाल आपसे डायरेक्टली हो जाएंगे, कुछ में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कुछ नहीं लगाना, वही एल्कीन के स्थायी का क्रम लिखो, उसको उल्टा कर दोगे तो HOC का क्रम आ जाएगा। किसी में लगाना ही नहीं पड़ेगा वो सब चीज़। जैसे पहला सवाल है आपके लिए, ये A है, ये B है, ये C है। आप अपने हिसाब से सोचो तीनों में से कौन सा केस लगेगा। अगर समावेवी वाला है तो समावेवी वाला लगाओ। ठीक है, खुद से सोचो। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इधर लिख रहा हूँ बाकी का। HOC निकालना है, परमोल वाली बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, सिर्फ HOC निकालना है। चलो, पहला दूसरा ट्राई कर लिया होगा बेटा आपने। पहला दूसरा फटाफट पोज करके ट्राई करो। चलो, यहाँ पर देखो बेटा, आपको HOC कंपेयर करनी है। क्या ये तीनों एक दूसरे के समावेवी है? नहीं, कार्बन की संख्या अलग अलग है। और अगर कार्बन की संख्या अलग अलग है तो सीधे हो गया सवाल। तो यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3, 2, 5। और यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 4। और जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या होती है HOC उतनी ज़्यादा निकलती है। तो सीधे सीधे आंसर देंगे बेटा कि हीट ऑफ कंबशन का क्रम क्या जाएगा? A > B > C। दहन की ऊष्मा का क्रम क्या जाएगा? A > B > C। क्योंकि पहले वाले में 6 CO2 निकलने वाली है, दूसरे वाले में 5 CO2 और तीसरे वाले में 4। अब इस वाले को कंपेयर करना है बेटा, तो ये एल्कीन है और ये तीनों एक दूसरे के समावेवी। ध्यान से देखो आप, ये तीनों एक दूसरे के समावेवी एल्कीन है। और समावेवी एल्कीन वाला केस कौन सा? पहला केस। तो पहले मुझे स्थायी निकालना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा करूंगा, तब जाके हीट ऑफ कंबशन निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, गिन लेना आप। ठीक है, फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 3, 4, 5, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ पे देखूंगा तो ये अल्फा, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? पहले में 10, दूसरे में 6, तीसरे में 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो 10 अल्फा, 6 अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन में अगर मैं स्थायी क्रम लिखूंगा बेटा, तो स्थायी क्रम क्या निकल के आएगा? ए का बी से ज़्यादा, बी का सी से ज़्यादा, ये तो स्थायी क्रम निकल के आएगा। लेकिन जब मैं हीट ऑफ कंबशन की बात करूंगा तो हीट ऑफ कंबशन क्या निकल के आएगा? सी, फिर बी, फिर ए, उल्टा कर देंगे। और अगर मैं इसमें आपसे हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा पूछता तो भी क्या आता? सी, बी और ए निकल के आता, स्थायी का उल्टा। सब सेम ही है, सब में अतिसंयुग्मन इस्तेमाल हो रहा है, देख लो ना, अल्फा हाइड्रोजन की बात आ गई यानी कि अतिसंयुग्मन आ गया, ठीक है, इसलिए अतिसंयुग्मन के अनुप्रयोग में पढ़ा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा ट्राई करो बेटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इधर देखो, ये पोज करके ट्राई करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, कर लिया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा अनुनाद आ रहा है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं बेटा? 6। ये वही वाला सवाल आ गया बेटा। अब इसमें अगर मैं स्थायी का क्रम लिखूंगा तो सबसे ज़्यादा ए होगा, फिर उसके बाद ई होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा। अब सी डी ई में कैसे किया वो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार, तो अब दोबारा नहीं बताऊँगा। ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया, सी हो गया और बी हो गया, ये तो आ गया बेटा स्थायी का क्रम। लेकिन मुझे तो एचओसी का क्रम निकालना है, तो कितने बच्चों ने एचओसी का क्रम ऐसे निकाला है कि ए फिर बाकी के चारों को उल्टा कर दिया, बी, सी, डी, ई? क्या आप लोगों ने ऐसे ही निकाला? अबे गलत है ये। गलत क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 पाइबंद आ रहे हैं, आप एचओएच में पाइबंद की बात करते थे ना यार, एचओसी में तो कार्बन की बात चल रही है, पाइबंद की तो बात ही नहीं चल रही ना। अबे जब गर्म होगा तो पाइबंद से क्या लेना देना है? गर्म करने के बाद कन्वर्ट तो CO2 में ही हो रहा है, बात समझ में आ रही है? गर्म करने के बाद तो CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ज्यादा स्थायी तो यही है, सबसे कम तो दहन की ऊष्मा इसमें निकलेगी, पाइबंद पे जोड़ तोड़ना रहे अपन। तो ये आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, बी, सी, डी, ई, ए। समझ गए आप बात को? पूरा उल्टा हो जाएगा। लेकिन एचओएच करता तो अच्छा, चलो एचओएच की बात भी कर लेते हैं। अगर एचओएच का क्रम निकालता तो क्या आता? फिर ए को आगे रखना पड़ता, बाकी का पूरा उल्टा ऑर्डर कर देते, बी, सी, डी, ई। क्योंकि एचओएच के केस में तो मुझे पाइबंद देखने पड़ते हैं, जितने अधिक पाइबंद की संख्या उसका एचओएच उतना ज़्यादा। चौथे नंबर का सवाल देखते ही खत्म, ठीक है। अंधा बच्चा भी बेटा चीख चीख के बोल रहा है इसका आंसर, ठीक है। अंधे बच्चे को भी दिखाई दे रहा है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 कार्बन है बेटा। तो आंसर क्या होगा? ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, डी। जितने ज़्यादा कार्बन की संख्या उतने ज़्यादा CO2, उतनी ज़्यादा दहन की ऊष्मा निकलेगी। फिर अगले वाले सवाल में देखोगे तो सारे के सारे 6 कार्बन वाले हैं, सारे के सारे समावेवी हैं। अब फंस गए, अब कैसे निकालेंगे? तो भैया समावेवी के लिए बता तो रखा है, जो समावेवी यौगिक होते हैं उनके व्युत्क्रम अनुपाती होती है एचओसी। तो अगर मैं इसमें स्थायी की बात करूंगा तो कोण तनाव की बात करूंगा, 3 मेंबर में कोण तनाव सबसे ज्यादा होता है, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, 6 में तो सबसे कम होता है, लगभग 0 डिग्री का कोण तनाव होता है बेटा। इसमें 1 डिग्री का तनाव होता है कोण तनाव। इसमें बेटा कितने डिग्री का होता है? लगभग 19 डिग्री का तनाव होता है। होना 109 डिग्री चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा? 90। तो 109 में से 90 घटाओगे तो लगभग 19 डिग्री 28 मिनट आएगा। और इसमें कितना आता है? 49 डिग्री 28 मिनट का आता है। इसमें 19 डिग्री 28 मिनट का आता है। इसमें 1 डिग्री 28 मिनट का आता है। इसका एंगल 108 डिग्री है। होना 109 डिग्री 28 मिनट चाहिए था। तो जितना ज़्यादा कोण तनाव होगा यौगिक उतना अस्थायी होगा। जबरदस्ती कर रहे हो आप उसके साथ, समझ रहे हो? जबरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ करोगे तो केस लग जाएगा, ठीक है। तो अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जबरदस्ती डी के साथ हो रही है, सबसे कम जबरदस्ती ए के साथ हो रही है। तो डी सबसे कम स्थायी है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी का ऑर्डर क्या जाएगा? ए, बी, सी, डी। किससे देगा बेटा? कोण तनाव से देगा। और कोण तनाव वाली बात बेटा मैंने आपको समावेवी वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, ठीक है। दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ए ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, डी। और अगर एचओसी की बात करूं तो एचओसी क्या आएगा? जो स्थायी का ऑर्डर आ रहा है उसका उल्टा एचओसी का ऑर्डर आ जाएगा बेटा, डी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन, ए। ये आपका एचओसी का क्रम आ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा यौगिक स्थायी होगा उसका एचओसी उतना ही कम होगा, क्योंकि उसकी स्थिति ऊर्जा उतनी कम होगी, निकलने वाली ऊर्जा उतनी कम निकलेगी दहन की ऊष्मा। तो ये कुछ सवाल थे बेटा, 5 सवाल मैंने आपको करा दिए। एक सवाल और कर लो, चलो। कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस है सारी की सारी। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे।
एक और सिंपल सवाल कर लो। अगर आपको कोण तनाव दोबारा पढ़ना है तो आप कमेंट में जाके लिख देना कि भैया कोण तनाव दोबारा पढ़ा दूं सर, कोण तनाव हमें आता नहीं है तो मैं कोण तनाव आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। अगर नहीं लिखोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ तो दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता। ये सवाल है, पोस्ट करके ट्राई करो। चलो आ जाओ यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, 6 इस रिंग में, 4 इस रिंग में 10 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है बेटा, 9 कार्बन है। 6 इसमें, 7 8 9, इसमें कितने हैं, 6 7 8 कार्बन है। जितनी ज़्यादा कार्बन की संख्या उतनी ज़्यादा HOC, ठीक है, क्योंकि उतनी ज़्यादा CO2 निकलेगी तो HOC कितनी आएगी बेटा, A>B>C। लल्लू सवाल था एकदम, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा अपन ने अतिसंयुग्मन के सारे अनुप्रयोग खत्म कर लिए, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा सीख ली, अपन ने दहन की ऊष्मा सीख ली, अपन ने एल्कीन का स्थायी निकालना सीख लिया, ठीक है। इसके अलावा अपन ने सीख लिया अतिसंयुग्मन होता क्या है, मीजोमर प्रभाव क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, बहुत सारा अपन GOC में सीख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उस नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से कह रहा हूँ, ठीक है। उसमें अपन मध्यवर्ती के स्थायी को देखेंगे, काफ़ी सारे सवाल करेंगे। जितना अभी तक मैंने प्रभाव आपको पढ़ाए हैं उनको दोबारा रिवाइज करके आना बेटा, क्योंकि उन सब का अनुप्रयोग, सबको मिक्स करके उसका अनुप्रयोग हम अगली क्लास में देखेंगे। बात समझ में आती है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन सबको मिश्रित करके अपन आगे चल के पढ़ेंगे अम्लीय और क्षारीय सामर्थ्य, ठीक है। वहाँ पे पूरी की पूरी GOC यूज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।